विश्व प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव से हम योग सीख रहे हैं। आप तक योग के वो तमाम आसन पहुंचा रहे हैं जिससे आप अपने शारीरिक कष्टों को दूर कर सकते हैं। कोरोना के इस काल में आप मजबूत रह सकते हैं क्योंकि सेहत ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है और ये दौलत कमाने के लिए जरूरी है हड्डियों की ताकत। तो आज हम स्वामी रामदेव से हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियों और उसे मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। हम योगाभ्यास भी करेंगे, हम आयुर्वेदिक औषधि और जड़ी बूटियों की भी बात करेंगे। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी और अमित जी को भी, और इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों योगी हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं और योग करते हैं हमारे साथ, उन सबको भी मेरा विनम्र प्रणाम। स्वामी जी आपको भी प्रणाम। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना काल में आपको फिट एंड फाइन बनाने वाला ये शो, कोरोना से जंग, बाबा रामदेव के संग। स्वामी जी, कोरोना के खिलाफ योग को हथियार बनाकर हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। अपने दर्शकों को भी इस लड़ाई में हमने शामिल किया है। और वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों से यही कह रहे हैं कि योग और आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं उसके जरिए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और कोरोना से लड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है देशवासियों से। इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। स्वामी जी, आपने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी बात सुनी। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि गर्म पानी, आयुर्वेदिक काढ़े का क्या महत्व है, क्योंकि आप लगातार स्वामी जी खुद इस पूरे शो में कहते रहे हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो मेडिकल साइंस कर रही है, लेकिन एसिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हमें करते चलना है। देखो, दोनों ही बातें हैं। एलोपैथी में भी मीनाक्षी जी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। छोटे बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के जिनको क्रोनिक डिजीज है, उन सबको जब कोई सिम्टम्स उभरते उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। और आयुर्वेद में भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, चाहे वो मुक्तावटी है, चाहे वो गिलोय है, चाहे वो अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्गीत है, शीतरी शीतकारी है, ये भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। हार्ट के लिए भी ये प्राणायाम, योग निद्रा, थोड़े आसन, ऐसे डायबिटीज के लिए भी मंडूक आसन, वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, ये सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट है। तो जैसे एलोपैथी में सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, योग में प्राणायाम करीब 90 से 99% इसमें भूमिका निभाता है कोरोना से लेकर के सभी बीमारियों से लड़ने में, और सिस्टम को भी साथ साथ अच्छा करता है। एक तरफ सिम्टम्स को भी अच्छा करता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी है, और दूसरी तरफ सिस्टम को भी अच्छा करता है, इसलिए सिस्टेमिक ट्रीटमेंट भी है। और इंडिया टीवी देश का सबसे प्रामाणिक टीवी है। लोग अपने अपने टीआरपी की बात करते हैं, टीआरपी में भी इंडिया टीवी कम नहीं है, लेकिन वो कभी कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जहां बात प्रामाणिकता की आए, विश्वसनीयता की आए, तो वहां इंडिया टीवी देश में सबसे आगे है, नंबर 1 है। और जो हम यह योग सिखा रहे हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे हैं, यह भी स्वामी जी जब आप प्रामाणिकता की बात एविडेंस कर रहे एंड हैं, रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट, एविडेंस एंड रिसर्च बेस्ड योग और आयुर्वेद हम यहां से बताते हैं। जी स्वामी जी, और जब आप प्रामाणिकता की बात करते हैं तो विश्व के सबसे प्रसिद्ध योग गुरु का सानिध्य हमें मिल गया है और इंडिया टीवी के माध्यम से दर्शक लगातार आपसे योग सीख रहे हैं। तो इससे बड़ी प्रामाणिकता और सेहत की जो चाबी अब हमारे हाथ में आ गई है, उसके ज्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है। तो अब बिना देर गवाए हम बात करते हैं हड्डियों की मजबूती की। हम स्वामी जी से आज योगाभ्यास और चमत्कारिक औषधि के बारे में जानेंगे और कैसे हमारी हड्डियां मजबूत हो सकती हैं, इससे ये हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानियां कौन कौन सी है। ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस,
फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे में अकड़न हो जाना, उंगलियों के अंदर सूजन आ जाना, एड़ियों में दर्द की शिकायत बहुत सी महिलाओं पुरुषों को होती है। हड्डियों से जुड़ी हुई ये तमाम वो बीमारियां हैं जो जिंदगी में दर्द और तकलीफों को भर देती है। इसलिए स्वामी जी हड्डियों से जुड़ी हुई इन तमाम बीमारियों, इन तमाम विकारों को दूर करने के लिए और इसे मजबूत बनाने के लिए योग अभ्यास वो कौन कौन से हैं जो हमें नियमित तौर पर करने चाहिए? देखिए मीनाक्षी जी, यही से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पैरों को खोल लें। प्राणायाम तो करना ही है, वो हम रोज करवाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों के लिए जरूरी है पूरी बॉडी में ब्लड का, एनर्जी का सर्कुलेशन अच्छा हो। इसलिए पैरों को सामने खोल करके और हाथों को ऐसे साइड में रख करके अंगुलियों, अंगूठों को आगे पीछे दबाना, फिर पूरे पंजे को आगे पीछे दबाना, लंबे लंबे श्वास लेना। और जिनको भी जोड़ों में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, यद्यपि हम कमर दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, घुटने के दर्द के लिए अलग अलग योगाभ्यास बता चुके हैं, लेकिन पूरे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए, जोड़ों के दर्द से लेकर के सभी प्रकार के दर्दों से निजात पाने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम, एक एक अभ्यास को 10-10, 20-20 बार ऐसे कर लें, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर ऐसे घुटनों को हिला लें और घुटनों को ऐसे खींचना और ढीला छोड़ना, यह भी एक अभ्यास है। ऐसे घुटनों को खींचा, क्लोज करके देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसे घुटने खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो इससे जिनके कार्टिलेज घिस जाते हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, किसी भी प्रकार से खून की और एनर्जी की, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, ऐसे एक एक पैर को उठाया, दाएं को बाएं पर रख दिया और ऐसे किया। ये घुटने के लिए और हिप जॉइंट के लिए ऐसे एक एक अभ्यास। ऊपर उठाते हैं तो हाथ घुटने के नीचे रख देते हैं और ऊपर घुटना छाती से लग जाता है, नीचे दबा देते हैं, घुटना जमीन से ऐसे टच करता है। फिर दूसरे पैर से। अब मैं ये सूक्ष्म व्यायाम पैरों के बता रहा हूं, अभी पेट और पीठ के ऊपर भी आएंगे, फिर हाथों के, सब ये सूक्ष्म व्यायाम होंगे। और इसके बाद जिनको विशेष दर्द है कमर के लिए, उनके लिए उष्ट्रासन, भुजंगासन, सर्वासन, मर्कटासन आदि, ये बहुत जबरदस्त है घुटने के दर्द के लिए ये अभ्यास। और साथ में फिर दोनों पैरों को ऐसे मिला करके बटरफ्लाई कर लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। तो साथ में मैंने जो घुटनों को खींचने, आकुंचन, प्रसारण वाली, सिकोड़ने वाली जो प्रक्रिया थी, वो भी जबरदस्त लाभ करेगी। और मैं 2-3 गहरी बातें जैसे आपने दर्द के संदर्भ में कही, उसको थोड़ा मैं साइंटिफिक मैकेनिज्म के साथ कहना चाहता हूं। जैसे हमारे ब्लड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ऐसे ही हड्डियों के 2 कंपोनेंट हैं, एक ओस्टोब्लास्ट सेल्स, एक ओस्टोक्लास्ट सेल्स। जैसे RBC हमारे 24 घंटे में, जैसे प्लेटलेट्स 7 से 10 दिन में, और RBC रेड ब्लड सेल्स हमारे 100 से 120 दिन में चेंज हो जाते हैं। ऐसे 10% हमारा बोन मास ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स हर समय चेंज होते रहते हैं। और ये ओस्टोब्लास्ट सेल्स माने हड्डियों के नए सेल बनाना, ओस्टोक्लास्ट सेल्स माने पुराने सेल्स को रिप्रोसेस करना। इसी को बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं, इसी को हड्डियों का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। योग न करने से आप ये सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे, अभी अगला बहस कर लीजिए, प्राणायाम नहीं करेंगे, अच्छा खाना नहीं लेंगे, आपके खाने में कैल्शियम, फास्फोरस आदि पूरा नहीं होगा, तो हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है और हड्डियों के रोग शुरू हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ जाती है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस आदि रोग हो जाते हैं। इसलिए हमें इन अभ्यासों का करना बहुत जरूरी है, साथ में खान पान को भी ठीक रखना, और हड्डियों को पोषण देने वाली जीवनदायिनी जड़ी बूटियां भी आज मैंने अपने साथ यहां पर दाएं ओर रखी हुई है। इनके बारे में भी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हड़जोड़ से लेकर के गुग्गल और वंशलोचन, मुक्ता शुक्ति, मुक्ता पिष्टि, अश्वशिला,
शिलाजीत, हल्दी, एलोवेरा, ये सब हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने वाली जो औषधियां हैं वो भी हमारे यहां पर रखी हुई हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम अभी कमर तक, पेट तक हो गए। अब दोनों हाथ सामने, लंबे लंबे श्वासों के साथ। कुछ लोग सोचते हैं ये तो हल्के हल्के व्यायाम है, इनसे क्या होगा? तो ये हल्के हल्के व्यायामों से ही जबरदस्त लाभ होता है। तो अंगुलियों को, अंगूठों को ऐसे मोड़ा, सीधा किया, फिर अंगूठा अंदर अंगुलियों पर, तो ये एक एक अंग के लिए ऐसे ऐसे, फिर गोल गोल घुमा दिया। एक बार जरा 5 बार, एक बार एक तरफ से और 5 बार दूसरी तरफ से, ऐसे करके ही देखें। और स्वामी जी, ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, क्या ये हर उम्र का व्यक्ति जबरदस्त हो गया? दर्द अभी दूर हो जाएगा। क्या हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है इस तरीके का सूक्ष्म व्यायाम? हर उम्र का व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर के और बड़ी उम्र तक, माने 2-3 साल के बच्चे से लेकर के, जैसे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद का लोहा मान रही है, इसका अनुसरण कर रही है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अब उनके बोलने की एक मर्यादा है। मैं क्योंकि एक योगी हूं और किसी राजनीतिक दायित्व में नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि योग जितने भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनकी एक बहुत बड़ी औषध है। अब तो वैज्ञानिक प्रमाणों से भी सिद्ध हो चुका है, क्योंकि मोदी जी किसी पैथी विशेष का बड़ा पक्ष नहीं ले सकते। वो एक राजनीतिक पद पर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और करोड़ों लोग इस समय उनको सुन रहे हैं। अब कई तरह की खेमेबाजी है, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं। मैंने कहा कि सिम्टोमेटिक, सिस्टमिक ट्रीटमेंट, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और जेनेटिक डिजीज, ऐसे जैसे हाथ उठा लेते हैं। इससे बड़ा प्रमाण, जेनेटिकली मीनाक्षी जी हड्डियां कमजोर होती हैं। जी। माता पिता को अर्थराइटिस था। जी स्वामी जी, आप क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे, तो इससे जुड़ी हुई बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ और दर्शकों से भी ये बात साझा करना चाहती हूँ। अगर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन के 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं हर वक्त देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी जुड़ा रहूंगा, तो इसके पीछे वजह यह भी है कि वो खुद नियमित योग का अभ्यास करते हैं, ऊर्जावान बने रहते हैं। रोज कम से कम 1 घंटा वो योग करते और योग करके रोगों से बचते भी। तो दोनों काम मैं एक साथ कह रहा हूं। योग रोगों से बचाता है, योग रोगों को मिटाता है, रोग मुक्ति का। अरे मीनाक्षी जी, से आगे थोड़ा और भी सुन लीजिए जी। व्यसन मुक्ति, पूरी दुनिया की बड़ी समस्याएं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, लूट मार, चारों तरफ गंदगी। तो हिंसा मुक्त, झूठ मुक्त, बेईमानी मुक्त, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, लूट मार मुक्त, और सब प्रकार की असुचिता, सब प्रकार का असंतोष, सब प्रकार की विलासिता, सब प्रकार की नास्तिकता, आत्ममुक्ता, सब प्रकार के दुख, सब प्रकार की दरिद्रता, अशांति जो समाज में फैली हुई, इसका समाधान योग है। तो योग मात्र एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सरसाइज भी हम कर रहे हैं ना, सूक्ष्म व्यायाम भी कर रहे हैं, लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथों से सिर से हाथों के और एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हुए। ये सूक्ष्म व्यायाम करते हुए कुछ छोटी छोटी बातें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि योग एक एक्सरसाइज भी है, योग पोस्चर भी है, योग प्राणायाम भी है, योग ध्यान भी है। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, इसमें क्रिया योग, अष्टांग योग, पूरा जीवन भगवत गीता का अर्जुन विषाद योग से लेकर के मोक्ष संन्यास योग, पूरे जीवन का संयोग योग में है। और सारे रोग में मिलते हैं, योग और रोग। 2 विकल्प है हमारे सामने, गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे दबा लेते हैं, घुमा लेते हैं ऐसे गोल गोल, या जिनको ज्यादा ही दर्द हो तो ऐसे दाएं तरफ बाएं तरफ ऐसे घुमाना पीछे की ओर ऐसे। तो मैं कह रहा था योग और रोग का विरोध है। जहां योग होगा वहां कोई रोग नहीं होगा, चाहे वो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और जो बड़ी बात मैं कह रहा था अभी मीनाक्षी जी, जेनेटिकली जिनकी हड्डियां कमजोर हैं जी, जेनेटिक बोन डिजीज है, बाय बर्थ। किसी का जेनेटिकली लीवर कमजोर होता है, माता पिता का लीवर कमजोर था, किसी की जेनेटिकली किडनी, क्योंकि माता पिता की किडनी फेल हो गई थी, किसी का जेनेटिकली हार्ट वीक है, किसी का जेनेटिकली फेफड़ा वीक है, जेनेटिक अस्थमा है, किसी को जेनेटिक स्किन प्रॉब्लम है, किसी को जेनेटिक स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जेनेटिक सोसाइटल टेंडेंसी है। तो योग
जेनेटिक रोगों से भी बचाता है मीनाक्षी जी। बहुत बड़ी बात मैं पूरी प्रामाणिकता के और रिसर्च के आधार पर, एविडेंस के आधार पर कह सकता हूं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम तो मैंने बोला था, ये तो मैंडेटरी है सबके लिए जी। तो स्वामी जी एक बात और भी बता तो आप दीजिए कि फिलहाल तो करते रहना, लॉकडाउन में लोग मीनाक्षी जी वॉक नहीं करते हैं, कपालभाति वॉक भी करते करने से रहना। भी हड्डियां मजबूत होती है क्या? अगर नॉर्मली जो वॉक करते हैं लोग, फिलहाल तो नहीं कर सकते, लॉकडाउन है। देखो, वॉक करने से हड्डियां विशेष रूप से मजबूत नहीं होती हैं। उससे ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो थोड़ा ठीक रहता है, थोड़ा मेटाबॉलिज्म बॉडी का ठीक रहता है। हड्डियां मजबूत होंगी जब आपका लीवर ठीक होगा, जब आपकी इंटेस्टाइन ठीक होगी, जब आपकी किडनी ठीक होगी, अंदर जो ओस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन का बैलेंस होगा। इसलिए मैं कहा कपालभाति और अनुलोम विलोम करती रहेंगी मीनाक्षी जी, और मैं उपचार भी बताता रहूंगा। अच्छा बाबा जी, जो आप खाना खाते हैं, दूध, दही, छाछ या अलग अलग फल, उसमें जो कैल्शियम, फास्फोरस आदि होता है, उसको ठीक से एब्जॉर्ब हो जाए वो बॉडी में। विटामिन डी की कमी ना हो। तो विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियां कमजोर होंगी। आपको कैल्शियम और फास्फोरस कम पड़ेगा तो हड्डियां कमजोर होंगी। तो एक तरफ तो हमें सूक्ष्म व्यायाम, वो प्राणायाम करना है, फिर नॉर्मल वॉक करना, सूर्य नमस्कार करना, वो सब लाभप्रद होगा। लेकिन इसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दो जरूरी है, और फिर कुछ खान पान में चेंजिंग भी जरूरी है, जो आज हम सबसे बताना चाहते हैं मीनाक्षी जी। स्वामी जी, देश ही नहीं, कुछ कहेंगे हड्डियों में दर्द है, कपालभाति से क्या होगा? कपालभाति से कैल्शियम, फास्फोरस जो कमी है वो पूरा मिल जाएगा जी। स्वामी जी, देश ही नहीं, विदेश में बैठे तमाम दर्शक इस वक्त आपके साथ जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याओं का निदान स्वामी रामदेव जी से चाहते हैं। और ऐसी ही एक दर्शक है मोनिका सैनी, वो ये कह रही हैं कि पिछले 3 साल से वो अपनी पसलियों के दर्द से जूझ रही हैं, जबकि उनकी पसली में कभी कोई चोट नहीं आई। कुछ दिन से उनकी छाती में भी दर्द होने लगा है। वो पूछ रही हैं ये हो क्यों रहा है और साथ ही इसका निदान क्या है। देखो, आप कपालभाति करते रहना, ये सबको करना है मीनाक्षी जी। मैं उपचार बता देता हूं। ये पसलियां कमजोर इसीलिए हो रही है कि उनको भी हड्डियों की कमजोरी है। तो इसके लिए दूध में हल्दी मैं अपने पास रोज रखता हूं। इसको कच्ची हल्दी को भी पी सकते हैं। जैसे इतना सा टुकड़ा ले लिया और इसको कद्दूकस में कस करके या कूट करके अमाम दस्ते में इसको 200 ग्राम पानी में पका ले, और जब 50 ग्राम पानी बच जाए तब उसमें दूध डाल दे और फिर उसको पिए। तो एक कच्ची हल्दी, ऐसे ही काली हल्दी भी होती है, आमा हल्दी भी बोलते हैं। ये सारी हल्दियां लाभ करती है। कच्ची हल्दी पहले पानी में पकाएं, 200 ग्राम पानी में पकाए तो 50 ग्राम गजा, ऊपर से फिर दूध डाल दिया, फिर उसको पका ले और फिर पिए, तो ये सबसे ज्यादा लाभप्रद होगा। कच्ची हल्दी ना मिल पाए, कच्ची हल्दी ऐसे अपने खेतों में लगा सकते हैं, जैसे हमने यहां पर लगाई भी है। तो ऐसे फिर हल्दी का पाउडर दूध में डाल करके पी सकते हैं। उसको गोल्डन मिल्क आजकल कहा जाता है। और वो 200-250 ml का जो दूध है वो विदेशों के अंदर 100-200 रुपए में बिकता है। अब उसमें शिलाजीत ऊपर से डालने। ये जो शिलाजीत का कैप्सूल या अश्वशिला के हम जो कैप्सूल देते हैं, उसका भी मतलब ये हड्डियों की मजबूती के लिए युगों से हमारे यहां प्रयोग होता है। तो दूध में हल्दी और शिलाजीत डाल करके ले ले। हड्डियों के लिए गुग्गल का प्रयोग हमारे यहां युगों से करते आए हैं। तो जिनके भी दूध में हल्दी शिलाजीत मैंने बताया बहन के लिए, बाकी भी जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, ये गुग्गल सीधा भी ले सकते हैं कूट करके 1-2 ग्राम। और लाक्षादी गुग्गल हड्डियों की कमजोरी के लिए युगों युगों से हमारे यहां पर इस्तेमाल होता है। किसी के भी हाथ पैर टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और गुग्गल, लाक्षादी गुग्गल की 2-2 गोलियां खिला दें, हड्डियां जुड़ जाती हैं। जिनकी भी हड्डियां कमजोर है, चाहे पसलियां कमजोर है या कहीं के भी, और जो माताएं बहनें चाहती हैं कि उनकी पैदा होने वाली संतान भी उसकी हड्डियां कमजोर ना हो, तो वो ये वंशलोचन मेरे सामने रखा हुआ है। ये जबरदस्त औषध है हड्डियों की कमजोरी के लिए। एक तो नकली वंशलोचन आता बाजार में सफेद सफेद, ये असली वंशलोचन है। ऐसे जो बांस होता है, ये बांस का पौधा भी रखा है मैंने, इस बांस के अंदर ये उसका से निकलता है वंशलोचन। तो ये वंशलोचन हड्डियों के लिए, गर्भवती महिलाएं भी इसको लेती हैं और
गर्भावस्था में अनुलोम विलोम जो आप कर रहे हैं अभी मीनाक्षी जी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ये करती हैं तो उनके बच्चे भी पैदा होंगे तो उनकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। वंशलोचन प्रेग्नेंट लेडीज को भी हम खिलाते हैं। जी बाबा जी, अभी एक सवाल आया है और मोती पिष्टी जी, वो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, शहद के साथ ले सकते हैं जी। रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ सवाल है। कभी किसी को यहाँ ऊपर दर्द होता है, कभी किसी को नीचे टेल बोन की तरफ दर्द होता है, और खास तौर पर जिन महिलाओं ने सिजेरियन डिलीवरी की है तो उनके जहाँ इंजेक्शन लगता है वहां पर एक नियमित हल्का दर्द जो है वो बना रहता है। उन लोगों को क्या करना चाहिए? योग अभ्यास के जरिए भी क्या ये दर्द दूर हो सकता है? एक तो उसके लिए त्रयोदशांग गुग्गल लें जी, त्रयोदशांग गुग्गल लें, प्राणायाम करें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभप्रद होगा। और जिनको ये हड्डियों में खास करके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है वो ये उष्ट्रासन ऐसे ही बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसे वज्रासन में बैठे हुए थे, अब घुटनों के बल ऐसे खड़े हो गए, अथवा खड़े होकर के ऐसे कर सकते हैं और ऐसे घुटनों के ऊपर कुल्ले रख करके ऐसे बैठ गए और ऐसे धीरे धीरे उठ गए और ऐसे आधा से 1 मिनट ऐसे करें। पहले दिन से फायदा होना शुरू हो जाएगा। सरसों के तेल से, तिल के तेल से या पेड़ांतक तेल या पेड़ांतक ऑइंटमेंट से मालिश करें तो पहले ही दिन से दर्द ठीक होना शुरू हो जाएगा। दही, छाछ, नींबू, अचार, खटाई बंद कर दें तो 7 दिन के अंदर कितना भयंकर दर्द हो रीढ़ की हड्डी का खत्म हो जाएगा। ये उष्ट्रासन और साथ ही साथ ये भुजंगासन, जिसको भी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, रीढ़ की हड्डी कमजोर है तो वो दूध में हल्दी, शिलाजीत, वंशलोचन और गुग्गल, त्रयोदशांग गुग्गल, चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला कैप्सूल ये लेते रहें और ये 2, 4, 5 बार से शुरू करके 10-20 बार तक करेंगे तो रीढ़ की हड्डी पूरी मजबूत हो जाएगी, उसकी चारों तरफ की मांसपेशियां भी मजबूत हो जाएंगी, ब्लड का एनर्जी का फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। जिनकी भी रीढ़ की हड्डी कमजोर है 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसा कर सकते हैं, ऐसे भी और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख के ऐसे भी। ये माने उष्ट्रासन, भुजंगासन जो अभी मैं बता रहा हूं, पहले धीरे धीरे बाद में इसको बढ़ा दें और रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत हो जाएगी कि 100 साल तक कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। फिर पीछे से उठा दिया, नीचे का लोअर बैक में भी पेन है तो ये शलभासन, एक पैर को ऐसे पीछे से उठा दिया और सीधे लेट करके मरकट आसन, ये भी बहुत जरूरी है। जिनको भी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। और आज की फिर हम संजीवनी बूटी भी बताने वाले हैं हड्डियों के लिए, चमत्कारिक औषधि हाड़ जोड़, जिसके बारे में लगभग 99.99% लोगों को पता नहीं होता है, वो भी बताएंगे। तो ये मरकट आसन, इसके 2 अभ्यास है, एक पैर ऐसे ऊपर उठाया, ऐसे अपोजिट साइड में लेके गए, ये भी बहुत अच्छा है मरकट आसन के दोनों ही अभ्यास। और जिनको लोअर बैक में पेन है उनके लिए पवन मुक्तासन भी, बिना सिर उठाए पैरों को ऐसे दबाया, घुटनों को छाती से लगा दिया, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। और ऐसे पैरों को एक एक पैरों को ऐसे ऊपर उठा देते, नीचे ले आते, इससे भी कमर का दर्द अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने कुछ योगाभ्यास भी मीनाक्षी जी कमर के लिए बता दिए हैं, तो जिनको भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है वो जरूर करें। क्या करें स्वामी जी? जिनको जैसे स्लिप डिस्क की परेशानी है, क्या वो आपने जो अभ्यास बताया वो कर सकते हैं क्या, जो आपने बताया अभ्यास? स्लिप डिस्क वाले आराम से करें तो स्लिप डिस्क भी ठीक हो जाती है, कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं रहती। मुझे खुद स्लिप डिस्क हुआ था आज से 25 साल पहले जी। एक बार पेड़ से गिर गया था, एक बार कुश्ती करते हुए मुझे स्लिप डिस्क हुआ था और मैंने यही आसन किए थे, उष्ट्रासन, भुजंगासन जो अभी मैंने बताए, और दूध में हल्दी और शिलाजीत डाल करके पिया था, 7 दिन में अच्छा हो गया था। तो कमाल। ये मेरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्लिप डिस्क का। आपसे हम स्वामी जी चमत्कारी औषधि के गुण भी जानेंगे और कैसे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो समझेंगे, लेकिन 1-2 सवाल हम ले लेते हैं। लखनऊ से शीनल जैन है, वो ये पूछ रही हैं कि वो पिछले 3 साल से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या से जूझ रही हैं। इसकी वजह से उनकी आंखों की लाली और काफी दर्द, आंखें लाल रहती है और साथ ही काफी दर्द रहता है उनकी आंखों में, और अब उनके पांव में भी दर्द होने लगा है।
देखिए, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में रीढ़ की हड्डी ऐसे आगे की ओर ऐसे झुकने लगती है और धीरे धीरे जैसे कुबड़ापन बोलते हैं आम भाषा में, वही अंग्रेजी में नाम एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है जी। तो इसके लिए एक तो जब भी बैठे सीधे बैठने का अभ्यास करें, पोस्चर को ऐसे रखें। ज्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं और भी झुक जाते हैं, बल्कि ऐसे बैठते हैं। तो गर्दन ऐसे ना झुकी रहे, चाहे ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, चाहे घर में बैठ के काम करते हैं, टीवी देखते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसे ना बैठें, हमेशा ऐसे अपना पोस्चर अच्छा करें बैठने का, एक बात। दूसरा, जो अभी हमने रीढ़ की हड्डी के अभ्यास बताए, इनको करें। दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये मैंने बताया अश्वशिला के कैप्सूल, अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों इसके अंदर होते हैं। ये हड्डियों के लिए जबरदस्त औषधि होती है और बहुत ही ज्यादा उनके को ये प्रॉब्लम है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस की, तो थोड़े दिन चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन पीड़न तक भी ले सकते हैं। और रीढ़ की हड्डी के लिए ये सबको सुलभ नहीं होगी, लेकिन कोशिश जरूर कर लें कि हड्ड जोड़ ये हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा चमत्कारी औषधि है। इसकी एक छोटी सी डंडी लेकर के इसकी लुगदी बना करके, पेस्ट बना करके और पानी में ले सकते हैं, तो हड्डियां कितनी कमजोर हों, कितनी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई हो, ठीक हो जाती है। इसमें एलोवेरा भी लाभ करता है, एलोवेरा का जूस सुबह शाम पीने से। और गिलोय तो कोरोना से लेकर के, मोटापे से लेकर, डायबिटीज से लेकर के, अर्थराइटिस से लेकर के हड्डियों की मजबूती के लिए ये जो गिलोय नाम की औषधि है अश्वगंधा के पीछे हमने रखी हुई है, रोज बताते हैं, ये भी रोज पी लिया करें सुबह शाम खाली पेट। सुबह लहसुन भी 3 कली ले लें तो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी, एक और दर्शक है संजय जी, उनका कहना है कि जब सुबह उठते हैं वो तो उनकी उंगलियों में, गर्दन में अकड़न रहती है, तो उससे दूर करने के क्या उपाय हैं योग के जरिए? और साथ ही स्वामी जी एक और सवाल ले लेता हूं, सुनीता कौशिक है, उनका कहना है कि कंधे के जोड़ों में जकड़न और दर्द रहता है 10-20 बार, और फ्रोजन शोल्डर है सुनीता जी की, तो वो एक ही बात है। तो ये जो अभी अभ्यास बता रहे हम, एक तो ये, दूसरा ये जो बता ही चुके हम, फिर ये तीसरा ये, चौथा ये दोनों तरफ से, फिर ये 5वां ये, फिर 6ठा ये, और 7वां दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करके अंगूठे से अंगूठे को मिला करके ऐसे सामने रख लें और श्वास अंदर भर के ऐसे सामने हाथों को खोले, लेकिन पीछे से अंगुलियां नहीं खुलनी चाहिए, अंगुलियां ऐसे मिली रहेंगे ऐसे। ये करें और जो बाकी उपाय मैंने बताए थे उनको भी साथ साथ करें। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई खटाई ना खाएं और पानी भी ठंडा ना पिए, थोड़ा गुनगुना पानी पिए। जिनको भी जोड़ों में दर्द है, हड्डियां कमजोर है, कफ है, अस्थमा है, उनको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। स्वामी जी बस क्यों ऐसा क्यों होता है कि गर्मियां आती है तो लोग ज्यादा ठंडा पीना पसंद करते हैं, तो ऐसे में अगर किसी को ऐसी परेशानी है तो ठंडा क्यों नहीं लेना चाहिए? दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब आदमी क्या करता है, वो 15-20 डिग्री पर, बल्कि तो कई बार तो उससे भी ज्यादा 10 डिग्री के जो टेम्परेचर के ऊपर आइसक्रीम आदि और बहुत सी चीजों को जमा करके, बर्फ आदि, आइस आदि, उसको खाता है। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37, आप ले रहे हैं 5, 10, 15 डिग्री टेम्परेचर की चीजें, तो बॉडी में रिएक्शन होगा ना जी। तो इसलिए कहते हैं बॉडी टेम्परेचर वाली चीजें लेनी चाहिए जी। तो स्वामी अब बॉडी टेम्परेचर वाली चीजें लेंगे तो बॉडी के साथ रिएक्शन नहीं होगा। बिल्कुल, ये इसका साइंस है। और स्वामी जी दूध जैसे बोलते हैं, दूध दही जो होता है उसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, इससे हड्डियां मजबूत होती है, तो इसका क्या नेगेटिव असर होता है बॉडी पे, जो आप बता भी रहे हैं कि जिनको हड्डियों में दर्द है, जकड़न होती है? देखिए, दूध दही का कोई नेगेटिव असर नहीं होता। जिन लोगों को पीने की आदत नहीं होती है उनको धीरे धीरे दूध डाइजेस्ट होगा। जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता उसके लिए एक फार्मूला बता देता हूं। एक तो जैसे अभी मैंने कहा, दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत ये डाल करके ले। एक छोटी पीपल होती है, मसालों में यूज करते हैं, घर में अक्सर रखते हैं। छोटी पीपल, 3 पीपल ले लें और उनको दूध में उबाल लें। ऐसे 3 से लेकर के और 9 पीपल तक आप दूध में उबाल के पी सकते हैं।
जिनको दूध हजम नहीं होता उनको दूध हजम होने लग जाएगा। नहीं तो पीपल, पीपला मूल, चित्रक, सव्य, सूठ, इसको पंचकोल बोलते हैं आयुर्वेद में। मैं आपको अपना एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं। जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो कभी कभी दूध 40-50 किलो हो जाता था जी, 100 किलो हो जाता था, और दूध पीने वाले ब्रह्मचारी 30-40, तो हम 2-2 किलो दूध पी जाते थे। 2 किलो दूध एक समय में, मीनाक्षी जी, अमित जी। तो पंचकोल का काढ़ा माने पीपल, पीपला मूल, चित्रक, सव्य, सूठ, 1 चम्मच उबाला 1 गिलास पानी में, और 50 ग्राम बचा तो छान के पी लिया, और ऊपर से 2 किलो दूध पी लिया, सब हजम। तो जिनको दूध हजम नहीं होता वो पंचकोल का काढ़ा पी ले। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, सव्य, सूठ, इसको पंचकोल कहते हैं आयुर्वेद में। तो पूरा दूध हजम हो जाएगा। जिनको हड्डियां कमजोर हैं, दूध हजम नहीं होता, तो दही ले सकते हैं, लेकिन दही खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टा नहीं होना चाहिए। सुबह जमा करके दोपहर को ले ले, शाम को भी कम जामुन डाले, ठंडा होने के बाद उसको जामुन डाले तो खट्टा नहीं होगा। जी, दूध से ही जुड़ा हुआ क्योंकि एक सवाल है स्वामी जी, तो मैं ये पूछ लेती हूँ आपसे। लखविंदर कौर हैं, वो कह रही है कि फैटी लीवर और दूध से उन्हें एलर्जी की समस्या है, किसी भी तरीके का मिल्क फूड लेने पर उनके पेट में दर्द होने लगता है। तो जो औषधि आप बता रहे हैं, क्या इस मामले में भी वो कारगर होगी? देखो, जिनको भी फैटी लीवर है उनको, और बाकी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनको दूध सीधा डाइजेस्ट नहीं होता, किसी किसी को दूध से एलर्जी भी होती है। तो फैटी लीवर के लिए पहले कपालभाति कर लें, कुछ दिन सर्वकल्प क्वाथ पी लें, जो मकोई, भूमि आंवला और पुनर्नवा, ये विशुद्ध जड़ी बूटियां, उसका काढ़ा बना करके पी ले, और कुछ दिन गोमूत्र का अर्क ले ले, गोधन अर्क में जो अक्सर बताया करता हूं, तो फैटी लीवर विद इन ए मंथ ठीक हो जाएगा, 1 महीने में। और करीब आजकल 50% के करीब लोगों का फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। उस सबके लिए भी मैंने समाधान बता दिया है। पहले ये कर ले, उसके बाद दूध भी डाइजेस्ट हो जाएगा, दही, छाछ, सब जो कहते हैं ना लक्कड़ पत्थर हजम, ये कपालभाति ऐसा है, ये जरूर करें। लक्कड़ पत्थर लेकिन हजम नहीं करना है, दूध हजम करना है। तो ये तमाम चमत्कारी औषधि जो हैं, आपको खुश होना चाहिए कि स्वामी रामदेव जी खुद ये तमाम उपाय, योग अभ्यास आपको बता रहे हैं, और आपको करना क्या है, सिर्फ नियमित रूप से अभ्यास करना है और अपने आप को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना है। बाबा जी, एक और सवाल आया है, ये दर्शक है आदित्य, वो ये कह रहे हैं कि उनके कंधे में वेस्कुलर नेक्रोसिस है। आपको बता दें, हड्डी घिसने और जोड़ों के अलग होने के कारण उस हिस्से में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। क्या योग अभ्यास करके भी इसका कोई उपाय ढूंढा जा सकता है, या केवल औषधि ही इसका उपाय है? देखो, एक तो ये अभ्यास है, ऐसे ये करें 10, 20, 25 बार, ऐसे दोनों तरफ से एक, दूसरा ये आराम आराम से ये करें। और यदि बन पाए तो धीरे धीरे उनसे लग पाएगा। बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर, दोनों तरफ से ऐसे गोमुखासन, ऐसे जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लिया, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ लिया। ये गोमुखासन भी धीरे धीरे होगा। और दूध में जैसे मैंने बोला था, हल्दी, शिलाजी, अश्वशिरा या पीड़ांतक, त्रयोदशांग गुग्गल, इसका सेवन करें। और यदि वंशलोचन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी ले लें, तो उनकी हड्डी के अंदर की कमजोरी 100% ठीक हो जाएगी, ब्लड एनर्जी का सर्कुलेशन पूरा हो जाएगा। और ऐसे जो दर्द होते हैं, उसमें मैंने अभी बताया, पीड़ांतक जो तेल और ऑइंटमेंट होता है वो भी जबरदस्त लाभ करता है। और गिलोय सुबह शाम काढ़ा पीने से किसी भी प्रकार का हड्डियों का दर्द हो पूरा ठीक हो जाता है। इसलिए हमारे आयुर्वेद में अभ्यंग और ऐसे ही पीड़ांतक क्वाथ आदि हैं, उनसे वाष्प देते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो पंचकर्म बोलते हैं ना, स्नेहन, स्वेदन, वीर्य, चवरोमन, ये सब भी बड़ा जबरदस्त उसमें लाभ करता है। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर बहुत ज्यादा है, कहीं पर ज्यादा ही दर्द हैं, तो वो पंचकर्म भी करवा सकते हैं, उससे भी लाभ होता है। मीनाक्षी जी, बाबा जी, आप लगातार हमारे दर्शकों को निरोगी रहने के उपाय बता रहे हैं, योग अभ्यास करा रहे हैं, और सुबह से ही तमाम दर्शक हमें मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, ट्विटर, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए। वो ये कहते हैं कि स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको आलस से आपने मुक्त कर दिया है। तो निरोगी काया के लिए कारगर उपाय आप सुझा रहे हैं। ऐसे में आपके संदेश लगातार हर वर्ग के लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं।
आज आप अपने तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि रोगों का एक खौफ, एक भय ऐसा छाया हुआ है। कम्युनिकेबल डिजीज, कोरोना से लेकर के टीबी से लेकर के अलग अलग बैक्टीरियल वायरल डिजीज हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, कोई ना कोई नया बैक्टीरिया वायरस और पैदा हो जाता है वातावरण में। इनसे जो बीमारियां होती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे डायबिटीज है, चाहे ओबेसिटी है, आर्थराइटिस है, हड्डियों की कमजोरी है, लीवर किडनी की क्रोनिक बीमारियां, आंतों की बीमारियां हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है। कम्युनिकेबल, सभी नॉन कम्युनिकेबल, और अभी जैसे मैंने बोला था जेनेटिक डिजीज, इनका समाधान योग में है। आप घबराइए मत। अंत में एक ही बात कहूंगा, सब रोगों की एक दवाई, योग करो मेरे भाई। सुबह सुबह योग करो और मन में हौसला रखो। योग से आपके रोग तो मिटेंगे ही, व्याधियों की समाप्ति होगी। ये एक बात है, एक दिव्य जीवन की प्राप्ति होगी। दिव्य दृष्टि, दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति, दिव्य प्रकृति, दिव्य जीवन, कितनी बड़ी बात है। ये है योग की महिमा। इसलिए योग को हल्के में ना लें कि मात्र शरीर को हिलाने डुलाने से, प्राणायाम ध्यान करने से, ओंकार जपने से क्या होगा। इससे एक जन्म मां की कोख से मिला, दूसरा जन्म योग से मिलेगा। मीनाक्षी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप, और जो लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में उन्हें बंधक बना के रख दिया है, तो वो बंधक नहीं है, बल्कि ये वो गोल्डन पीरियड है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं योग करके, माइंड, बॉडी और सोल। जिसके बाद बार बार स्वामी रामदेव कहते हैं कि सर्वांगीण विकास होता है आपके जीवन में, आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। लॉकडाउन खत्म होने में अभी 6 दिन बचे हैं। लॉकडाउन बढ़े या नहीं, योग आपको करते रहना है, क्योंकि तंदुरुस्त जीवन ही जीवन का मूल मंत्र है। अब हम कर लेते हैं कि कल की बात। कल हम क्या करेंगे? एक रिसर्च के मुताबिक हर दूसरे घर में हाइपरटेंशन है, दिल और डायबिटीज के मरीज हैं, और इन सब का इलाज योग में है। कैसे नियमित योग अभ्यास इन बीमारियों को आपके घर से भगाएगा, आपको चुस्त बनाएगा, दुरुस्त बनाएगा, ये स्वामी रामदेव कल हमें बताएंगे। इसलिए कल भी आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। अपने सवाल भी हमें भेजते रहें। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीनाक्षी आपका भी धन्यवाद। तो और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए मुख्यमंत्रियों के साथ